नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर मीडिया के खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देवघर में निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय, परिवार पर राजनीति पर जताई नाराजगी। भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई शुरुआत, विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का अहम भारत दौरा। जेपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम 2025 की बड़ी अपडेट, सीटी इंटीमेशन स्लिप जारी, अभ्यर्थी ऐसे करे परीक्षा तैयार की जांच। ईरान अमेरिका में 14 दिन का सीजफायर, ट्रंप के ऐलान से तेल बाजार में बड़ी गिरावट। साहिबगंज के लालमाटी पंचायत में योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप, सवालों में घिरे जनप्रतिनिधि। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। इसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां देवघर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम राजनीतिक बयान दिए। निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में बांग्लादेशियों का प्रभाव बढ़ गया है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सांसद दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वे नेताओं के परिवार को निशाना बनाते, जो गलत परंपरा है। इस दौरान उन्होंने चुनावी माहौल को लेकर भी कहा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और भी गरमाएगी। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों में भी साफ तौर पर दिखाई देगा। आप भी सुने सांसद दुबे ने क्या कुछ कहा है। तो पता है कि मेरे ऊपर भी 52-53 केस है। परिवार परिवार मुझे आज भी नहीं पता है कि हेमंत जी को कितने बच्चे हैं। इतना होने के बाद राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। किसी के बहन के ऊपर, किसी के वाइफ के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर, किसी के माँ बाप के ऊपर जो भी इस तरह की घटिया हरकत करता है वो हमेशा निंदनीय है। और कांग्रेस के समर्थक जितनी पार्टियाँ हैं उनका एकमात्र काम यही है कि कुछ नहीं यदि मिलता है राजनीति में विरोध करने के लिए उनके परिवार को कार्य। ये तो बात रही झारखंड की, और कहीं ना कहीं ये जो संबंधित बयान काफ़ी बड़ा बयान है निशिकांत दुबे का, और इसके बाद जाहिर सी बात है कि राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी। लेकिन अब रुख करेंगे हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की ओर। जी हाँ, अगर हम बात करें तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई सकारात्मक दिशा देखने को मिल रही। इस कड़ी में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान 7 से 10 अप्रैल तक भारत के दौरे पर है, जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की अहम पहल मानी जा रही है। बुधवार को रहमान नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस मुलाकात में व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होना संभव है। इसके अलावा रहमान का कार्यक्रम भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भी है। आपको बता दें कि इनके साथ भी अहम बैठक तय की गई है, जहां आर्थिक सहयोग और ऊर्जा साझेदारी को लेकर ठोस बातचीत हो सकती है। यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पहला हाई प्रोफाइल कूटनीतिक दौरा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने और उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली प्रशासन के दौरान भारत बांग्लादेश संबंधों में कुछ ठंडापन देखा गया था। नई दिल्ली यात्रा के बाद बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस और आयोजित
2 दिवसीय इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेगा, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। अगली खबर जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। इसके जरिए उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग द्वारा जारी सिटी इंटीमेशन स्लिप को अभ्यर्थी जेपीएससी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्टर नंबर और जन्म तिथि की मदद से लॉगिन करना होगा। यह स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है, जबकि एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। जेपीएससी की इस प्रारंभिक परीक्षा में राज्य भर से बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अपडेट बेहद अहम माना जा रहा है, ताकि वे समय रहते अपने परीक्षा केंद्र के अनुसार यात्रा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सके। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें। परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी सूचनाएं केवल आधिकारिक माध्यम से ही जारी की जाएगी। अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर विश्व जगत से जुड़ी है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई थी, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए थे। ऐसे में यह सीज फायर अस्थायी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आगे बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इस फैसले का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि खासकर कच्चा तेल जो है उसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। मध्य पूर्व की अगर बात करें तो दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र में से एक है, इसलिए वहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक बाजार को प्रभावित करता है। सीज फायर की खबर आते ही निवेशकों में भरोसा बढ़ा है और तेल की सप्लाई को लेकर आशंकाएं कम हो गई है, जिसके चलते कीमतें नीचे आई है। अगर विशेषज्ञों की माने तो यह युद्ध विराम आगे भी जारी रहता है तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत सफल होती है तो तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है। वहीं भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि दूसरी ओर यह भी कहना है कि अगर सीज फायर सिर्फ 14 दिनों के लिए ही है तो ऐसे में कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया तो तनाव और भी बढ़ सकता है और बाजारों में एक बार फिर अस्थिरता लौट सकती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीज फायर न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे दुनिया की नजर बरकरार है। बात अब करेंगे हम साहेबगंज जिले की। आपको बता दें कि साहेबगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजमहल प्रखंड की लालमाटी पंचायत में विकास योजनाओं में भारी गड़बड़ी और घोटालों का आरोप सामने आया। आरोप है कि जनप्रतिनिधि और पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाया गया। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 3 के सदस्य मोहम्मद वाहिद अंसारी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पंचायत और प्रखंड कर्मियों के साथ मिलकर योजनाओं का दुरुपयोग किया। यहां तक कि बताया गया कि पशु शेड योजना के तहत किसी अन्य व्यक्ति की जमीन को दिखाकर राशि की निकासी कर ली गई, जबकि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं पाया गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि योजना का लाभ कागजों पर ही सीमित रह गया। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है। आरोप है कि मोहम्मद वाहिद अंसारी की पत्नी जाहिदा खातून के नाम पर आवास स्वीकृत कराया गया और पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए की निकासी भी कर ली गई, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास पहले से ही पक्का मकान मौजूद है। ऐसे में नया निर्माण कहीं नजर नहीं आता। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ है जब लालमाटी पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य मोहम्मद नौशाद आलम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि इस तरह की गड़बड़ियों के कारण वास्तविक जरूरत और गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। फिलहाल शिकायत के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी नजर बरकरार है।
मामला यही है कि आज पीएम आवास पत्नी का नाम से और पति का नाम से पशु से दोनों योजना जो है गलत तरीक़ा से किया गया है। जो ये सरासर गलत हम दिए हैं, आवेदन दिए हैं इस पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन क्या है, ठीक है योजना दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस पर? प्रॉब्लम यही है कि उसका आवास पुराना घर है, अब उसी को दिखाकर योजना जो है पास करवाया गया। गौ साइट लिया, उसके बाद इधर पीएम आवास लिया गया, निकासी किया गया, जो सरासर गलत है। आपने प्रखंड विकास पदाधिकारियों का आवेदन दिया है कार्रवाई को लेकर के, ऐसे में आप क्या मांग कीजिएगा जिले के डीसी साहब से? सरकारी राशि को वापस किया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए। क्यों इस तरह का गलत पंचायत में ऐसा नहीं होना चाहिए, बदनामी की बात है पंचायत को। रुक अब पश्चिम बंगाल की ओर करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अंतर्गत रसिक डांगा गांव में ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो जाती है। इस मौत से न केवल क्षेत्र में बल्कि आसपास के इलाकों में हड़कंप मच जाता है। युवक का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार के गया जिले का निवासी था और पेशे से ताड़ी संग्रह करने का काम करता था। परिजनों का कहना है कि यह घटना किसी पारिवारिक विवाद का परिणाम नहीं है, बल्कि मृतक की सास ने बताया कि पूजन किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था, वह अत्यधिक नशे की हालत में था। उनका दावा है कि उसने शराब के प्रभाव में यह कदम उठाया। वहीं पत्नी काजल कुमारी ने बताया कि उनकी शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं और घटना के समय पूजन अपने कमरे में अकेले थे। फिलहाल पुलिस हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का लाहौर है और साफ तौर पर लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार मौत आत्महत्या है या फिर कोई अन्य वजह। कब किया? लगभग 5-6 बजे का टाइम। आप लोग को पता कैसे चला जो इस तरह? घर में कौन कौन था? सिर्फ ही अकेले था, हम लोग इस साइड रहते हैं, 2 घर है तो हम जेंट्स था उधर और लेडीज हम लोग इधर रहते थे। अच्छा, तो गए काम क्या करता था? तार चढ़ता है। हाँ? तार चढ़ता है सर। तार। अच्छा। हाँ। उनका क्या नाम है? पूजन कुमार चौधरी। कहाँ रहता है? गया के रहना। क्या हुआ है यहाँ पर, कैसे हुआ है? कुछ नहीं, पी खा के खाली फसरी लगा लिया और कुछ नहीं हुआ, न लड़ा हुआ न झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है, किस वजह से किया है सब? खाली पी के नशा में ऐसे कर लिए अपने, और कुछ से नहीं हुआ, न लड़ा हुआ न झगड़ा हुआ किसी से नहीं। यहाँ पर टोला मोहल्ला का कौन लगता है आपका? आपका कौन लगता है? दामाद। अगर अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं हवाई यात्रा से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश की प्रमुख एयरलाइंस यानी एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने ईंधन शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसके बाद 8 अप्रैल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें महंगी हो गई है। इस फैसले का सीधा असर अब आम यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। अगर बात करें तो घरेलू उड़ानों पर ईंधन शुल्क 300 से 900 तक की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब यात्रियों को पहले के मुकाबले ज़्यादा किराया चुकाना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी ईंधन शुल्क बढ़ने से टिकट की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि यह बढ़ोतरी रूट और दूरी के हिसाब से अलग अलग होगी। बताया जा रहा है कि यह फैसला एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लिया गया। हाल के दिनों में ईंधन की लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों पर अधिक आर्थिक दबाव पड़ा है। ऐसे में साफ था कि ये कीमत में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें तो एयर इंडिया ने इस अतिरिक्त लागत को संतुलित करने के लिए यात्रियों पर इसका बोझ डालने का फैसला किया है। फिलहाल गर्मी की छुट्टियों के सीजन से पहले किराए में इस बढ़ोतरी ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। यात्रियों को अब अपनी यात्रा की योजना बनाते समय पहले से ज़्यादा बजट का ध्यान रखना होगा।
यात्रा के बाद अगर हम रुक करें तो बात करेंगे झारखंड की मौसम की। अगर हम मौसम की बात करें तो लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी धूप तो कभी छांव, तो कभी ठंड तो कभी बरसात का एहसास हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अगले 48 घंटों में तेज वज्रपात, तेज आंधी और ओलावृष्टि को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इससे न केवल जनजीवन प्रभावित होगा बल्कि पूरा क्षेत्र भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बदलाव होंगे और इसके चलते बादल गरजने के साथ तेज बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिससे खासकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम बात करें तो खेतों में खड़ी फसलें, सब्जियां और बागवानी पर इसका असर साफ तौर पर नजर आने वाला है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें। वज्रपात के समय घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहें और मोबाइल फोन का सीमित इस्तेमाल करें। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार से हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।